करण अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। उन चारों आदमियों ने उस पर बहुत जोरदार हमला किया था। करण अपना पूरा संतुलन खो बैठा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसे धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। कौन है ये आदमी जो उसे मारना चाहते हैं? करण यही सब सोच रहा था कि तभी उस पर एक आदमी और जोरदार हमला कर देता है। वो चारों आदमी करण पर बुरी तरह हमला करके आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी कहता है, वो बिल्कुल ढीठ है। हमारे इतना हमला करने के बाद भी वो नहीं मरा। हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पूरी तरह मार देना चाहिए। उसकी बात को पूरा करते हुए तभी दूसरा आदमी कहता है, हमें बेकार में इसे मारने की मेहनत कर रहे थे। जंगल में कोई खूंखार और जंगली जानवर है। इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। जानवर इसके शरीर का एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चारों आदमी मुड़कर जाने ही लगे थे कि तभी करण झटपटाने लगा। उसे अपने पास झोले में पड़ी औषधि का ध्यान आया और उसने धीरे धीरे अपना हाथ झोले तक पहुंचाया और उसमें से बूटी निकाल कर खा ली। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभी उसने क्या खा लिया है, लेकिन देखते ही देखते उसमें एक अनोखी शक्ति आ गई थी। उसकी शक्ति का स्तर अचानक ऊंचा हो गया था। करण जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! तभी उन चारों आदमियों ने पीछे जब मुड़कर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इससे बुरी तरह खदेड़ा था, अब अचानक इसमें ताकत कहां से आ गई जो शेर की तरह दहाड़ रहा है। दो आदमी उस पर फिर से हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन तभी अचानक से करण ने उन दोनों आदमियों के पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो दोनों आदमी हवा की गति के साथ दूर जाकर गिरे। करण की अचानक आई ताकत और अपने दोनों साथियों की हालत देखकर वो अवाक रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक करण इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। वो ये सोच रहे थे कि ये तो सिर्फ एक कचरे की तरह था। इसने इतने शक्तिशाली लोगों को कैसे एक मुक्के में मार गिराया। उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उन दोनों ने भी दौड़कर करण पर हमला करना चाहा, लेकिन करण एक बेजोड़ विशेषज्ञ बन गया था। जैसे ही उन दोनों आदमियों ने करण पर हमला किया, करण ने दोनों को उठाकर हवा की तेज गति के साथ उन्हें हवा में उछाल दिया था। थोड़ी देर हवा में रुकने के बाद वो दो आदमी भी बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। उन चारों आदमियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। भीगी बिल्ली की तरह दिखने वाले करण को इतना ताकतवर होते हुए देख उनके होश उड़ गए थे। वो चारों आदमी दर्द के मारे कराह रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी दर्द से बिलखते हुए कहता है, तुम हमें नहीं मार सकते। तुम योग शक्तियों की प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकते। केशव जी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी दूसरा आदमी उसकी बात को पूरी करते हुए कहता है, अरे हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो कुलपति जी हमें नहीं छोड़ेंगे। वो चारों आदमी दर्द से तड़प रहे थे। करण ने उन चारों आदमियों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जोरदार हमला किया था। करण उनसे तेज आवाज में बात करते हुए कहता है, तुमने मुझे मारकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर करण अपनी शक्तियों से उन चारों आदमियों पर एक आग का गोला बरसा देता है, जिससे वो आदमी बुरी तरह जल के राख हो जाते हैं। उन आदमियों को मौत के घाट उतारकर करण अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि रास्ते भर में लोग करण का मजाक बना रहे थे, लेकिन करण को अब किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर घर में बड़े ताऊ अपने लड़के केशव से बात कर रहे थे कि तभी अचानक वो चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो ऐसे कैसे प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? वो एक कचरा है और कचरे से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये सही है पिताजी, उसे उसके पिता ने आगे किया हुआ है।
वो तो एक कचरा ही है, लेकिन ताऊ उसे बार बार चुनौतियां दे रहे हैं, जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तक तो वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचा होगा। केशव अपने पिता को समझाते हुए कहता है। तभी इधर करण अपने घर में पहुंच चुका होता है। करण थका हारा अपने घर के अंदर आया ही था कि उसकी मां ने उसे देख लिया। वो तुरंत करण के पास गई और उसे डांटते हुए कहती है, कहां था तू सुबह से? हाँ, तुझे पता है मैं तेरा सुबह से रास्ता देख रही हूं। कुछ घर की फिक्र है या नहीं? ना कुछ खाया ना कुछ पिया, शाम होने को आई है। करण अपनी मां को गले लगाते हुए कहता है, ठीक है मां, आगे से ध्यान रखूंगा। अब मैं आ गया हूं ना, मुझे भूख लगी है, जल्दी से अब खाना लाओ। करण की मां उसकी बात सुनकर उसके लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। फिर करण भी अपने कमरे में चला जाता है। करण अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसे अपने कमरे में मेज पर कुछ किताबें रखी हुई नजर आती है। उसने अचानक उन किताबों को उलट पुलट करना चालू कर दिया। फिर उसे एक रहस्यमय किताब मिली, जिसे उसने खोला और पढ़ना चालू कर दिया। तभी उसकी मां उसके लिए खाना लेकर आ गई। लेकिन करण को उस किताब में कुछ ऐसा मिल गया था जो फिलहाल उसे खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। करण को इस तरह किताब पढ़ते हुए देख उसकी मां को खुशी मिली थी, लेकिन उसकी मां करण को खाने के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। लेकिन करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना उसकी मां की बातों पर ध्यान देते हुए बस किताब में खोया हुआ था। लेकिन फिर उसकी मां उसे जिद करके मना लेती है। करण अब खाना खाने के लिए बैठ जाता है। उसकी मां उसे खाना परोस रही थी, लेकिन उसका ध्यान बस उस किताब में ही खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ केशव को पता चल गया था कि करण को मारने के लिए उसने जो आदमी भेजे थे, उन्हें करण ने जान से मार दिया है। और इस बात का केशव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसने तो बहुत शक्तिशाली आदमियों को करण को मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये कचरा उन आदमियों को कैसे मार सकता है? वो अकेला ही बड़बड़ा रहा था और दौड़ते हुए अपने पिता के कमरे में जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, वो करण असल में बहुत भाग्यशाली है। उसने उन चारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और सही सलामत घर लौट आया है। इतना सुनते ही केशव के पिता केशव पर भड़क उठते हैं और वो तुरंत उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तुमने कौन से आदमियों को उसे मरवाने के लिए भेजा था? यही तो समझ नहीं आ रहा है पिताजी कि जिन आदमियों को भेजा था वो तो बहुत ही शक्तिशाली थे और करण उनके मुकाबले कुछ भी नहीं था। फिर पता नहीं वो जिंदा कैसे बचाया। केशव अपनी सफाई देते हुए अपने पिता से कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे भेजे हुए वो टट्टू मारे गए, वरना वो जिंदा बच भी जाते तो मेरे हाथों मारे जाते। केशव के पिता गुस्सा होते हुए कहते हैं। केशव के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक करण के पास इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। केशव भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए करण पर गुस्सा कर रहा था। करण पर गुस्सा करते हुए वो अपने पिता से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है पिताजी। मैंने जो आदमी भेजे थे उनके मुकाबले करण बेहद कमजोर सा है, फिर भी करण ने उनको मार दिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर उस नालायक ने अपने बाबा से ये बात कह दी तो पता नहीं कुलपति जी हमारा क्या हाल करेंगे। केशव के पिता केशव की स्थिति अच्छे से समझ रहे थे। वो केशव को समझाते हुए कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, बिना सबूत के वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करण ने उन आदमियों को अपनी अनोखी शक्तियों से मारकर केशव और उसके पिता की मुसीबतें बढ़ा दी थी। वो दोनों करण को खत्म करना चाहते थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर करण योग शक्तियों की वो प्रतियोगिता जीत जाता है तो उसे साम्राज्य का अधिकार भी मिल सकता है। इधर करण जो जड़ी बूटी लेकर आया था
उसे अपने घराने के बड़े से औषधालय में लेकर जा रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोकते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने पिछले दिनों में कई औषधियां बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें और औषधियां बर्बाद करने नहीं दे सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और मैं औषधियां बनाने जरूर अंदर जाऊंगा। करण उस बूढ़े आदमी को धमकाते हुए कह रहा था। यह बूढ़ा आदमी उस राजघराने का सबसे पुराना चिकित्सक था, जो औषधालय की देखरेख करता था। औषधालय की पूरी औषधियों की जानकारी इस बूढ़े आदमी के पास ही रहती थी। उस बूढ़े आदमी के लाख मना करने पर भी करण ने उसकी एक नहीं सुनी और वो अंदर औषधालय में चला गया। करण अब अंदर जाकर कुछ औषधियों को टटोल रहा था। अपने साथ लाई हुई जड़ी बूटियों से करण कुछ नई जड़ी बूटियां बनाने की कोशिश कर रहा था। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अंदर औषधालय में करण क्या कर रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी प्रताप को जाकर सारी बातें बताता है। प्रताप केशव का कट्टर अनुयायी था। उसे केशव के पिता ने केशव की मदद और उसकी रक्षा करने के लिए रखा हुआ था। प्रताप को भी कई योग शक्तियां प्राप्त थी। उसके घराने पर कोई भी मुसीबत आने पर पहले प्रताप ही उससे निपटता था। प्रताप को जब ये बात पता चली कि करण औषधालय में औषधियों को नष्ट कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से लाल हो रहा था। करण ने अब तक न जाने कितनी औषधियों को नष्ट कर दिया था और अब वो वापस औषधियों को नष्ट कर रहा है। वो कुलपति का लड़का है तो कुछ भी करेगा क्या? मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। प्रताप खुद से ही बात करते हुए गुस्से में लाल होकर करण की तरफ बढ़ रहा था। इधर करण अपना काम करके बाहर आ चुका था। उसे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो निडर होकर अपने काम को अंजाम दे रहा था। तभी केशव का अनुयायी प्रताप करण के सामने आकर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तुम इतने होशियार हो गए हो कि औषधियां बनाने चले हो। तुमने पहले ही बहुत सी औषधियां नष्ट कर दी है। तुम कुलपति के बेटे हो तो अपनी मनमानी करोगे। प्रताप की बातें सुनकर करण गुस्से से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से प्रताप कहता है, सुनो, कचरा हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम निकम्मे ही रहोगे। करण अब अपने आपे से बाहर आ जाता है और वो अब हमला करने के लिए प्रताप पर टूट पड़ता है। प्रताप भी करण के हमले के जवाब में उस पर वार कर देता है। लेकिन अब क्या होगा? क्या करण प्रताप से खुद को बचा पाएगा? प्रताप करण से अधिक शक्तिशाली है, उसके बावजूद करण उससे लड़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, ओनली ऑन पॉकेट FM। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।